तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। तो आइए देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। देखिए बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, ये जो बायो-सेवर्ट लॉ है ये जीन बास्टिल्स बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट ने मिलकर इस लॉ को प्रिडिक्ट किया। कब किया? इन 1820 में। इनका ये पूरा नाम है बास्टिल्स बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट ने इन 1820 में ये लॉ को प्रिडिक्ट किया। और उन्होंने ये देखा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर के लिए हमको कहीं किसी पॉइंट पर, कहीं भी कोई भी पॉइंट है, किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि इस कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि इस कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं। किसी एक पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर लें। उसके बाद पूरे लेंथ को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस करंट होगा तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, अगर डिस्क्रीट होता तो समेशन लगाएंगे। तो पूरे होल कंडक्टर के कारण क्या करते हैं, ये 0 to L लेंथ तक क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरे के लिए आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉज इज प्रिडिक्टेड बाय बायोट एंड सेवर्ट इन 1820. This law deals with the magnetic field at a point due to the small current element and also calculated magnetic field due to the whole conductor. अभी ये बात मैंने बताया, ठीक ना? Let us consider a current carrying conductor in which current I flow. एक कंडक्टर लिया जिसमें करंट I flow हो रहा है. Let a point P at distance small r and at an angle theta from DL element. डीएल एलिमेंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर एक पॉइंट पी लिया, एट विच वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट। तो उस पॉइंट पर क्या करना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है डीएल एलिमेंट के लिए, और पूरे के लिए फाइंड आउट करना होगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तब उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर बनाते हैं। कंडक्टर कैसा भी हो सकता है। ये देखिए कोई कंडक्टर है, ठीक बच्चों, कोई भी कंडक्टर यहाँ पर, ये देखिए कोई भी कंडक्टर आपने बना दिया। इसमें करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आई। ये और भी इनफाइनाइट जा सकता है, ऐसे सीधा बनाओ टेढ़ा बनाओ कोई दिक्कत नहीं। तो अब किसी पॉइंट पर हमको क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक, तो यहां पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस करंट की डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब रूल पर लगाओ, तो यहां पर इस अगर यहां पॉइंट मैंने पी लिया तो यहां पर कितना हो जाएगा, बोलो, क्रॉस होगा। क्यों क्यों होगा क्रॉस? मेरा हाथ देखो, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे उस पॉइंट पर ले जाओ पी पर, जब ऐसे ले जाओगे वहां पर तो क्या करेगा, अंदर की ओर जाएगा। अगर यहां मैं निकालना चाहता, यहां पर कहीं पी निकालना चाहता, यहां पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डॉट होती, ठीक, तो कहीं भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए यहां पर एक क्या कर दिया गया, डीएल एलिमेंट कट कर दिया। क्या कर दिया, डीएल एलिमेंट कट कर लिया। ये क्या है, डीएल एलिमेंट है। इस डीएल एलिमेंट से यहां क्या, आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर डीएल एलिमेंट से एक पॉइंट पी लिया जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी। और यहां भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे आप, यहां भी आर डिस्टेंस पर, ये भी कितना, थीटा एंगल ही होता, ठीक है ना। दोनों तरफ का बनाना जरूरी नहीं है, ठीक, इधर बनाते तो क्रॉस, इधर बनाते तो डॉट। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर करंट की डायरेक्शन बदल देता तो यहां क्रॉस हो जाता, यहां डॉट हो जाता।
समझ गए ना आप लोग? तो अब देखना, तो यहां पर जो फॉलोइंग फैक्टर है वो क्या है, 3 फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर, पहला नंबर। अब लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर। ठीक, मैं नहीं लिखूंगा। सेकेंड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, करंट एलिमेंट डीएल पर डिपेंड करेगा। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, साइन जा कि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्थ नंबर क्या होगा, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट, ये 4 हो गया। अब चारों को अगर कंबाइन करूं, कंबाइंड ऑल इक्वेशन, कंबाइंड ऑल इक्वेशन कितना हो जाएगा बेटा, dB will be equals to, dB is directly proportional to the ideal sin theta by r square। अगर यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट म्यू नॉट बाय कितना आएगा, 4 पाई हो जाएगा। आइडियल साइन थीटा हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एट पॉइंट P due to dual element where mu naught is the permeability of free space, permeability of free space, क्या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस भी की परमेबिलिटी होती है, ये हो जाएगा। ये किसके लिए था, बोलिए बच्चों, ये एलिमेंट के लिए था। अब बताइए ड्यू टू, ये पहले मैं क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख लूं, अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आर कैप, और आर कैप विल बी इक्वल टू आर बाई आर क्यूब होता है। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां ऐसे लिख दूं, तो एक स्टेप हमें नहीं लिखना होगा, यहां वेक्टर कर दूं, यहां क्यूब कर दूं, ठीक, देख लो। तो क्या हो जाएगा, dB will be equals to mu naught upon 4 pi I हो जाएगा, dl क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों, r हो जाएगा। देखिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, dl की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, dl क्रॉस r बाई r क्यूब, ठीक बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आपका। समझ गए ना, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। चलो, यही ड्यू टू द होल कंडक्टर निकालते हैं, ड्यू टू होल कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। होल मतलब इंटायर, पूरे के लिए। तो हम क्या करेंगे, B विल बी इक्वल टू क्या करेंगे, dB लिखेंगे, और क्या ना, तो B विल बी इक्वल टू, तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा भैया, अंदर क्या रहेगा, इतना बाहर कर दिया, आइडियल साइन थीटा बाई कितना, आर स्क्वायर।
आई भी बाहर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई हो जाएगा, और डीएल क्रॉस आर बाई कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ। एनी प्रॉब्लम किसी को? बायो-सेवर्ट लॉ इसकी डायरेक्शन आप कैसे पता करेंगे, इतनी बात हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अगर तो इसकी देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे, बोलो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये 3 तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने बताया था। पहला नंबर राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। दूसरा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। 2 तरीके से, इसी को हम लोग वो बोलते क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। और इससे पहले लेक्चर में मैं ये एक्सप्लेन भी किया, राइट हैंड थंब रूल को मैंने एक्सप्लेन किया। किसी कंडक्टर को अपने ग्रिप ऑफ राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ें कि ये थंब हो जाएगा, उसकी जो फिंगर होंगी, तो ये थंब क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो इसकी फिंगर्स होंगी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम अपने राइट हैंड के ग्रिप में इस तरीके से पकड़ेंगे कि ये थंब करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही तो बताया, या तो मैंने ये स्क्रू रूल भी बताया ऐसे, ठीक है ना? अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ऐसे तो क्या करेगा, याद रहा बच्चों, भूल गए आप लोग, ये स्क्रू हो गया। अगर इसे क्लॉकवाइज रोटेट करें ऐसे, देखो ऐसे रोटेट करें हम, अगर ऐसे रोटेट करें क्लॉकवाइज तो क्या करेगा, अंदर की ओर जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये क्या करेगा, जो स्क्रू होगा ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखा आपने क्या हो रहा है, ये चीजें मैं पिछले वीडियोस में मैं पढ़ा चुका, ठीक है ना? ये देख रहे ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ऐसा, ठीक है, ऐसे स्क्रू को आप रोटेट करते, पिछला लेक्चर देखो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। और ये थंब हमारा हाथ हैंड देख सकते हो, ये देखो, और ये देखो थंब, देखो करंट की डायरेक्शन को ये दिख भी रहा है। ठीक, तो चलिए आगे हम देखते हैं।
और इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, अभी मैंने देखा, ये क्या कहते हैं कि फॉर्मूला देखा हमने, इसे करंट के भी फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए वी नो दैट चार्ज के फॉर्मेट, चार्ज वेलोसिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। और आई विल बी इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt होता है क्या, तो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो dq बाई dt इंटू dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर मैं dq बाई dl बाई dt करूं तो दिस इज व्हाट, वेलोसिटी है ये, dB will be equal to mu naught upon 4 pi epsilon naught। तो यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, तो स्मॉल से बड़े में लिख सकते हो, dq v sin थीटा बाई कितना आर स्क्वायर लिख सकते हो, ये मिल जाएगा, क्यों ऐसा लिख सकते हो, ठीक। ड्यू टू द होल, करंट लिखू तो ड्यू टू द होल चार्ज के लिए लिखो तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, डी देख रहे हैं किसके साथ लगा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो क्यू वी साइन थीटा बाई कितना आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को, लिख सकते हैं ना ऐसा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा एक हेडिंग बन गई, ये हेडिंग क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये निकाल सकते हो आप QVB में। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव करा, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिखूं, वही 4 पाई QV साइन थीटा वेक्टर R बाई आर क्यू, तो v विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसे आप लिख सकते हैं, क्यू लिखा और लिखा v क्रॉस r लिखा, पाई आर क्यूब लिखा। ओके बच्चों, तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है ना, तो बस एक मिनट और, तो बच्चों चलिए आगे। अब यहां पर देखता हूं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, ओ सॉरी म्यू नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आपको पता है वी नो दैट dB will be equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, dB इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आई dl साइन थीटा ना। अब यूनिट ऑफ बी कितना हो जाएगा, सॉरी, तो म्यू नॉट की यूनिट बताओ, ये कितना होगा, ये टेस्ला होगा, इसकी यूनिट तो होगी नहीं, इसका कितना मीटर स्क्वायर, इसका एम्पियर, इसका मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा,
यूनिट ऑफ म्यू नॉट कितना हो जाएगा, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर, या और लिख सकते हैं जैसे, हाँ हमें तो 11-12 बजे आ रहा है। टेस्ला मीटर बाई एम्पियर कितना, टेस्ला मीटर एम्पियर, टेस्ला मीटर और ए इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये इनकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब देखिए कुछ और यूनिट देखते रहना, गलत नहीं होनी पाए। अब मैं यूनिट ऑफ, अगर मैं म्यू नॉट निकालूं तो देखिए टेस्ला की जगह आप क्या कर सकते हो, ये टेस्ला की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि फाइव विल बी इक्वल टू बी ए होता है और बी विल बी इक्वल टू 5/a, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होता है और मीटर स्क्वायर, तो लिख सकता हूं बी की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू पहले से ये मीटर रहेगा, मीटर स्क्वायर बाई नीचे कितना होगा, एम्पियर मीटर, यह मीटर से मीटर कट जाएगा तो आएगा वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक, तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट की एक यूनिट और आएगी, वेबर पर एम्पियर मीटर। एनी प्रॉब्लम किसी को, ये भूलना नहीं यूनिट। अब वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई विल बी क्वेश्चन और -7 वेबर पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिख सकते हैं। ये यूनिट होती है, यूनिट वैल्यू होती है ये। और ऐसे भी लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। एनी प्रॉब्लम किसी को, नो। ठीक, यहां तक की बात यूनिट हो गई। अब हम डायमेंशन निकालना चाहेंगे। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते, तो मैं डायमेंशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग निकाल लीजिए, इतना कर सकते हैं। ठीक है ना, म्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट कितना होगा, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट विल बी इक्वल टू m(L)(T)-2 a-2, ये आएगा डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या कर पाएंगे आप लोग, बोलो बच्चों, ये भी कराना होगा। कर लोगे ना, यस सर। हाँ, इतना कर पाएंगे हम लोग। तो ये लेक्चर हमारा समाप्त हुआ, तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, ठीक, बाय। यस सर।